किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना यारो, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल एसटी ऑलराउंड में। दोस्तों, आज है 2 अप्रैल 2022 और 2 अप्रैल 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज हम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ। और पहला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है दोस्तों कि हाल ही में आग लगने के कारण चर्चा में रहा सरिस्का टाइगर रिज़र्व। दोस्तों, यह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, सरिस्का टाइगर रिज़र्व यह ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में स्थित है। दोस्तों, आइए इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। दोस्तों, राजस्थान के अलवर जिले में स्थित सरिस्का बाघ अभयारण्य जंगलों में आग पर काबू लगभग पा लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि सरिस्का के जंगलों में 27 मार्च की शाम को आग लग गई थी, जो लगभग 10 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैल गई। आग बुझाने के लिए वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर की मदद से अलवर जिले में स्थित सरिस्का अभयारण्य में आपको बता दें कि 27 बाघ और कई अन्य जानवरों की प्रजातियां भी स्थित हैं। दोस्तों, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। वहीं दोस्तों, आपको बता दें हम अलवर के बारे में, तो आपको ये भी ध्यान रखना है सरिस्का टाइगर रिज़र्व। सरिस्का टाइगर रिज़र्व की बात आई है तो आइए हम इसके बारे में आपको बताते हैं। सरिस्का टाइगर रिज़र्व दोस्तों, यह अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ है? अरावली की पहाड़ियों में स्थित है, जो दिल्ली से 250 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम और जयपुर से 110 किलोमीटर है उत्तर पूर्व में स्थित है। आपको ये ध्यान रखना है। वहीं 800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में घास के मैदान, शुष्क पर्णपाती वनों, चट्टानी परिदृश्यों से यह ढका हुआ है। दोस्तों, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में गढ़राजौर के मध्यकालीन मंदिर के खंडहर भी हैं, जो 10वीं एवं 11वीं शताब्दी के हैं। वहीं इसके कुछ मुख्य आकर्षण केंद्रों की बात करें दोस्तों, तो कांकवारी किला, जो कि 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। कांकवारी किला 17वीं शताब्दी में राजपूत महाराजा जय सिंह के द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। वहीं 10वीं शताब्दी के नीलकंठ मंदिरों का भी खंडहर यहाँ है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ आभानेरी में निकुंभा राजवंश के द्वारा चांद बावड़ी, दोस्तों चांद बावड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ की। दोस्तों, 3500 सीढ़ियों वाली विशाल आकार की बावड़ी है। यह 3500 सीढ़ियाँ हैं दोस्तों इसमें, जो विश्व की सबसे बड़ी बावड़ियों में से एक है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि सरिस्का भारत में पहला टाइगर रिजर्व है जहाँ रॉयल बंगाल टाइगर्स को सफलतापूर्वक बसाया गया। और वर्तमान में रिजर्व में लगभग 20 बाघ हैं। कितने बाघ हैं? तो 20 बाघ हैं। चलिए दोस्तों, ये तो रहा सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में। अब दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आज का जीके बूस्टर। और आज का जीके बूस्टर क्या है दोस्तों? आज के जीके बूस्टर में आपके लिए लेके आए हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों, सबसे पहला है कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी की जाती है। क्या की जाती है दोस्तों? तो कीमोथेरेपी। ठीक है दोस्तों। वहीं आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में, मलेरिया परजीवी की कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो ये स्पोरोजाइट्स है। वहीं प्रोटीन जो ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है दोस्तों, तो किसके कारण होता है? तो ये मरासमस के कारण होता है। लेप्रेसी बेसिलस की खोज किसने की थी? तो ये हैंसन ने की थी दोस्तों। थैलासेमिया रोग प्रभावित करता है, खून प्रभावित करता है। निर्दयालु व्याधि रोग की वाहक कौन है? तो सेटसी मक्खी होती है दोस्तों। प्लाज्मा में जल परसेंट कितना होता है? तो 90% होता है। और फ्रेंड्स, अगला है कि एक ग्लास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो आपको ध्यान रखना है, शून्य, कोई एक भी कैलोरी नहीं मिलती है एक गिलास पानी पीने से। वहीं एंजाइम एक होता है, क्या होता है? ये प्रोटीन होता है। गोल्डन चावल किसका प्रचुरतम स्रोत है? तो ये विटामिन ए का होता है। रतौंधी रोग में किस विटामिन की कमी होती है? दोस्तों, विटामिन ए की होती है। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है तो सोयाबीन दाल में। वहीं किस खिलाड़ी को ताकत या ऊर्जा के तत्काल ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है। और मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को क्या कहा जाता है? तो डायलिसिस कहा जाता है। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक वगैरह में बहुत ज़्यादा ये इस प्रकार की, इसीलिए हमने समान विज्ञान के प्रश्न। तो दोस्तों, आपका करंट अफेयर तो क्लियर हो ही रहा है, साथ ही साथ इसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका अन्य नॉलेज भी क्लियर होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए दोस्तों, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न कि हर साल इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि हर साल कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 31 मार्च को। कब मनाया जाता है ये? 31 मार्च दोस्तों, हर साल
इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों 31 मार्च, ये यहाँ 21 लिखा है, आप इसको सुधार लीजिएगा, 31 है दोस्तों। 31 मार्च 2022 को संपूर्ण विश्व में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया गया है। यह दिवस विश्व भर में ट्रांसजेंडर लोगों के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने और समाज में दिए गए उनके योगदान को सराहने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको बताते हैं, इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत हुई थी, अमेरिका के ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता रसेल क्रैंडल ने मिशिगन में वर्ष 2009 में की थी। कब की थी दोस्तों, ध्यान रखना है, 2009 में इसकी शुरुआत की थी। वहीं यह दिन ट्रांसजेंडर लोगों के मनाने और दुनिया भर में ट्रांसजेंडर लोगों को द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ समाज में इनके योगदान का जश्न मनाने के लिए समर्पित है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसजेंडर लोगों की एलिजिबिलिटी जो मान्यता की कमी की प्रतिक्रिया के रूप में इस निराशा का हवाला देते हुए एकमात्र प्रसिद्ध ट्रांसजेंडर केंद्रित दिन ट्रांसजेंडर डे ऑफ रिमेम्बरेंस था, जिसे ट्रांसजेंडर लोगों की हत्याओं पर शोक व्यक्त किया था। तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि 31 मार्च 2009 को पहला अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस मनाया गया। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ना बढ़ते हुए हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों दिवस से संबंधित आया है, तो जब भी कोई प्रश्न किसी प्रश्न से रिलेटेड रहता है तो हम उसके बारे में आपको डिटेल से ज़रूर बताते हैं। दोस्तों आइए हम आपको डिटेल से कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट डेज में दोस्तों कि अर्थ आवर डे। दोस्तों अर्थ आवर डे जो है दोस्तों, ये कब मनाया गया, दोस्तों ये मनाया गया 26 मार्च को, और इसकी थीम थी सेव अवर फ्यूचर। वहीं दोस्तों अगला है कि गुलामी और ट्रांसटांटलिक जो दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया दोस्तों, तो ये मनाया गया था 25 मार्च को। ठीक दोस्तों, कब मनाया गया है, 25 मार्च। और इसकी इंपॉर्टेंट जो थीम है, साहस की कहानियां, दासता का प्रतिरोध और जातिवाद के खिलाफ एकता है। दोस्तों विश्व क्षय रोग कब मनाया गया, तो दोस्तों विश्व क्षय रोग आपको ध्यान रखना है 24 मार्च को विश्व क्षय रोग मनाया गया। और इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लिप्स इसकी इस वर्ष की थीम थी। वहीं विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2022 कब मनाया गया, तो ये मनाया गया दोस्तों 23 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है, और इसकी थीम प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्यवाही आपको ध्यान रखनी है। वहीं दोस्तों विश्व कठपुतली दिवस 2022 मनाया गया 21 मार्च को। तो विश्व कठपुतली दिवस 21 मार्च को मनाया गया, और दोस्तों इसकी थीम थी आज़ादी के रंग और पुतली के संग, ये इसकी थीम थी। तो दोस्तों ये रहा इंपॉर्टेंट डे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब चलिए दोस्तों हम आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में कहाँ पर यमुनोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यमुनोत्सव का आयोजन अभी हाल ही में दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में यमुनोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। दोस्तों आइए इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। दोस्तों हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह में के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय पक्ष स्वच्छता में गंगा मिशन को स्वच्छ रखने का संकल्प के साथ यमुना की महिमा का उत्सव मनाने के लिए यमुना उत्सव 2022 का आयोजन किया गया। दोस्तों इसके बारे में कुछ और डिटेल हम आपको बता दें तो दोस्तों यह कार्यक्रम गैर सरकारी संगठनों के एक समूह के सहयोग से आयोजित किया गया था। वहीं यमुना नदी की महिमा का जश्न मनाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसे साफ रखने की प्रतिज्ञा की घोषणा भी की गई थी। दोस्तों यमुना नदी की सफाई, आपको इसके बारे में थोड़ा हम बताते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यमुना जो है लक्ष्य यमुना नदी की सफाई और यह सुनिश्चित करता है कि निर्माणाधीन 3 बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दिसंबर 2022 तक पूर्ण हो जाएंगे। इससे नालों के सभी गंदे पानी को यमुना नदी में गिरने से रोका जा सकेगा और इसी के लिए यह मनाया जा रहा है। दोस्तों बात आई है यमुना की, तो आइए यमुना के नदी के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु बताते हैं। दोस्तों ध्यान रखना है यमुना नदी एक गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। वही उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से लगभग 6387 मीटर की ऊंचाई पर निम्न हिमालय की मंसूरी रेंज से बंदरपूछ चोटी के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। दोस्तों यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली से बहने के बाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश में संगम इसका गंगा से हो जाता है और कुंभ मेला भी यहीं पर इसी के संगम पर आयोजित होता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। वहीं दोस्तों इस पर बहुत महत्वपूर्ण बांध हैं, जैसे लखवाड़ व्यासी बांध है उत्तराखंड में है, ताजेवाला बैराज बांध जो कि कहाँ है, हरियाणा में है। तो दोस्तों ये रहा इंपॉर्टेंट प्रश्न यमुनोत्सव का दिल्ली मनाया गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में दोस्तों किस संस्था ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है संयुक्त राष्ट्र जन कोष ने ये रिपोर्ट जारी की है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जन कोष ने ये रिपोर्ट जारी की है और जनसंख्या कोष में स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 रिपोर्ट में जारी की है। तो दोस्तों आपको इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु बता दें तो आपको ध्यान रखना है
कि जो 2022 रिपोर्ट है, सीइंग द अनसीन द केस फॉर एक्शन इन निग्लेक्टेड क्रॉसिस ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी शीर्षक से जारी की गई है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या है दोस्तों? 2015 से 2019 के बीच 2015 से 2019 के बीच आपको ध्यान रखना है कि बीच हर वर्ष वैश्विक स्तर पर लगभग 121 मिलियन अनपेक्षित गर्भधारण हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये विश्व स्तर पर अगर बात करें दोस्तों तो अनुमानित 257 मिलियन महिलाएं जो गर्भावस्था से बचना चाहती हैं, अनैच्छिक जो गर्भधारण होते हैं, गर्भ निरोधक के सुरक्षित आधुनिक तरीकों का उपयोग नहीं कर रही हैं। वहीं दोस्तों लगभग 1/4 महिलाएं तो ऐसी जो को अनैच्छिक यौन क्रियाओं के लिए मजबूर किया जाता है। वहीं यौन क्रियाओं के दौरान हिंसा का अनुभव करने वाली महिलाओं में गर्भ निरोधक का उपयोग 53% तक कम है। सहमति से यौन संबंध में गर्भधारणा की तुलना में बलात्कार से संबंधित गर्भधारण समान रूप से अधिक होने की संभावना रहती है। दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं, भारत में लगभग हर 7 में से एक जो गर्भधारण अनैच्छिक गर्भधारण होता है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। वहीं संयुक्त राष्ट्र जन कोष की बात आई है दोस्तों, तो संयुक्त राष्ट्र जन कोष के बारे में आपको ध्यान रखना है कि यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक सहायक अंग है जो इसकी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में काम करता है। UNFPA का जनादेश संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा स्थापित किया गया और इसे वर्ष 1967 में 1967 में ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया गया। इसका परिचालन दोस्तों 1969 से शुरू हुआ है। तो दोस्तों इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इनका नाम है विकास कुमार। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, विकास कुमार जी जो है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक अर्थात MD बन गए हैं। दोस्तों आइए इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। दोस्तों विकास कुमार डॉक्टर मंगू सिंह का स्थान लेंगे। और दिल्ली मेट्रो की बात आई है दोस्तों, तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के बारे में ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना हुई थी 24 दिसंबर 2002 को और मुख्यालय कहाँ है तो नई दिल्ली में है। आइए दोस्तों बात आई है प्रमुख नियुक्तियों की, तो आइए हम कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ आपको बताते हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? सुमंत सिन्हा बने हैं। कौन बने हैं? सुमंत सिन्हा, ध्यान रखना है। वहीं ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों, तो शशि सिन्हा। क्या नाम इनका? शशि सिन्हा, आपको इनको ध्यान रखना है। और रक्षा मंत्रालय में नए सलाहकार कौन बने हैं दोस्तों? तो विनोद जी खंडारे इनका नाम है। आपको बताएं दोस्तों, देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है, कौन है? मारुति सुजुकी इंडिया। और इसके नए MD और CEO बने हैं हिसाशी ताकेयूची। फ्लिपकार्ट हेल्थ, पांचवा दोस्तों क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट हेल्थ के नए CEO कौन बने हैं? दोस्तों आपको ध्यान रखना है, प्रशांत झावेरी जो है तो फ्लिपकार्ट के नए निदेशक बने हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? गोवा के नए पुलिस महानिदेशक अर्थात DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बने हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, गोवा के नए DGP बने हैं जसपाल सिंह। इनका नाम क्या है दोस्तों? जसपाल सिंह नाम है दोस्तों, और ये नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बन गए हैं। वहीं दोस्तों जसपाल सिंह इंद्रदेव शुक्ला का स्थान लेंगे। आपको ये पॉइंट नोट करना है कि किसका? इंद्रदेव शुक्ला का स्थान लेंगे दोस्तों जसपाल सिंह की। अब बात आई है गोवा की, तो आइए गोवा के बारे में इंपॉर्टेंट बिंदुओं की चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रखना, गोवा की स्थापना हुई थी 30 मई 1987 को। कब हुई थी? 1987 को, 30 मई। गोवा की राजधानी है पणजी। मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं जो कि BJP पार्टी से। वहीं गोवा के गवर्नर कौन है दोस्तों? तो PS श्रीधरन पिल्लई हैं। गोवा के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो दीपांकर दत्ता। और गोवा के 2 पड़ोसी राज्य कौन कौन है? एक महाराष्ट्र है और एक कर्नाटक। गोवा की लोक सीटों की बात करें तो 2 लोकसभा सीटें, 1 राज्यसभा सीटें, और दोस्तों अगर हम बात करें विधानसभा सीटों की तो 40 विधानसभा सीटें हैं। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, और आपको गोवा के बारे में इंपॉर्टेंट बिंदु की बात करें तो गोवा का सबसे बड़ा बांध कौन है दोस्तों? तो सैलोलिम बांध। आपको ध्यान रखना है। गोवा के प्रमुख स्टेडियम है, कौन कौन से हैं दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, फतोरदा स्टेडियम भी बोलते हैं, और तिलक मैदान स्टेडियम जो कि फुटबॉल के मैदान है, ये दोस्तों स्टेडियम है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? 7वां है कि बीबी गुरंग किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बीबी गुरंग या भीम बहादुर गुरंग है इनका नाम, तो इनका सिक्किम के ये मुख्यमंत्री थे। और तीसरे मुख्यमंत्री थे दोस्तों भीम बहादुर गुरंग का सिक्की गंगटोक उनके निवास स्थान पर निधन हुआ है। और ये कोलकाता, दोस्तों इनके बारे में आपको बताएं तो ये कोलकाता के एक समाचार पत्र अमृता बाजार पत्रिका में एक शिक्षक और एक स्टाफ रिपोर्टर के रूप में कार्य किया करते थे। उन्होंने सिक्किम के पहले समाचार आधारित नेपाली जर्नल कंचनजंगा का संपादन भी किया है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, असम और किस राज्य ने विवादित क्षेत्रों में सीमा मुद्दे को हल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों
मेघालय। दोस्तों असम और मेघालय ने एक हस्ताक्षर किया है जो कि 12 विवादित स्थानों में से 6 ने अपने 5 दशक लंबे सीमा विवाद को हल करने पर सहमति व्यक्त की है। और इसी सहमति पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा जी ने अमित शाह की उपस्थिति में ये समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है, आइए उनको भी आपको बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 मार्च को। हाल ही में सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से कितने स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदने को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये 17 को मंजूरी दी है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का शुभारंभ किसने किया? तो बसवराज बोम्मई, जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। वहीं थावर चंद गहलोत कौन है दोस्तों कर्नाटक के? तो ये वहाँ के क्या है? गवर्नर है। वहीं दोस्तों अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में ग्राहम थोर्ड किस देश के क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कोच बने हैं? तो दोस्तों ये अफगानिस्तान बोर्ड के बने हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल नए प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, शेयर कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।